अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी से जुड़ा एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। अब पहली नज़र में तो ये वर्तनी, व्याकरण और शब्दावली के सवालों का एक संग्रह ही लगता है, लेकिन हम इसे सिर्फ सवालों की तरह नहीं देखेंगे। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद इन सवालों के पीछे छिपे नियमों और भाषा के तर्क को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई शब्द वैसे ही क्यों लिखा जाता है या वाक्य की बनावट का क्या असर होता है, और शब्द समय के साथ अपना रूप और अर्थ कैसे बदल लेते हैं। हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं हिंदी भाषा के इंजन को खोलकर देखने जैसा होगा। तो चलिए इस भाषाई इंजन के पुर्जों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, शब्दों की सही बनावट यानी वर्तनी से। पहला ही सवाल है कर्मनाशा की शुद्ध वर्तनी को लेकर। ये तो काफी सीधा सा लगता है। सही जवाब है ए, कर्मनाशा। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि एक भी मात्रा या अक्षर इधर-उधर होने से शब्द का मतलब अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आपने सही कहा। वर्तनी जो है वो भाषा की नींव का पत्थर है। अब इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल देखते हैं जो वचन से संबंधित है। अच्छा, सवाल है, बाह का बहुवचन क्या होगा? इसका सही जवाब है डी, बाहें। लेकिन यहाँ रुककर ये सोचना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये दिलचस्प है। बाह से बाहें क्यों बना? बाहों या कुछ और क्यों नहीं? क्या इसका कोई तय पैटर्न है? इसका एक बहुत ही सहज और संगीतमय पैटर्न है ना। जी, हिंदी में ज्यादातर जो स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके अंत में अर की एक हल्की सी ध्वनि होती है, जैसे रात, बात, आंख, इस तरह के शब्द। बिल्कुल जैसे रात, बात, आंख, बाहा, उनका बहुवचन बनाने के लिए भाषा एक ही ध्वनि जोड़ देती है। अच्छा, ये सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि भाषा के स्वाभाविक प्रवाह का नतीजा है। रात से रातें, बात से बातें। और इसमें एक बात ये भी है शायद कि हर व्यंजन में, जैसे ह में, एक अ स्वर पहले से ही छिपा होता है, जिसे उदासीन स्वर कहते हैं। बिल्कुल, वही छिपा हुआ अ इस नियम को लागू करने की वजह बनता है। अब जब हम शब्दों की सही बनावट समझ गए तो देखते हैं कि ये शब्द वाक्य में क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है। एक वाक्य है, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। इसमें 4 किलो क्या है? ये कौन सा विशेषण है? ये थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 एक संख्या है, तो क्या ये संख्यावाचक विशेषण होगा? यही तो वो बारीकी है जहां अक्सर गलती होती है। यहाँ 4 बर्फी की गिनती नहीं बता रहा बल्कि उसका वजन बता रहा है। अच्छा, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते बल्कि माप या तोल सकते हैं, जैसे दूध, चीनी, कपड़ा या यहाँ बर्फी, उसके लिए परिमाणवाचक विशेषण का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अगर वाक्य होता मोहन 4 बर्फी खा रहा था, तब 4 संख्यावाचक होता क्योंकि तब हम बर्फी के टुकड़ों को गिन रहे होते। तो यहाँ सही जवाब है बी, परिमाणवाचक विशेषण। जी, चलिए वर्तनी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हमारे पास 4 शब्द हैं, ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर और मिष्टान्न। इनमें से अशुद्ध शब्द पहचानना है। इसमें अशुद्ध शब्द है सी, भास्कर। भास्कर। हाँ, इसकी सही वर्तनी है भास्कर, जिसमें श की जगह स का प्रयोग होता है। लेकिन बाकी के शब्द भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे ज्योत्सना को देखिए, इसमें आधा त और आधा स दोनों एक साथ आते हैं। मिष्ठान में ट है, ठ नहीं, और 2 न है। ये शब्द दिखाते हैं कि वर्तनी सिर्फ याद करने की चीज नहीं बल्कि ध्यान से देखने और समझने की कला है। और महात्म्य जैसे शब्दों का क्या, जिन्हें लिखना तो और भी मुश्किल लगता है। महात्मा एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें आधा त और आधा म दोनों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द हमें भाषा के मूल ढांचे की तरफ ले जाते हैं और यहीं से एक स्वाभाविक सवाल उठता है क्या? कि ये शब्द जैसे भास्कर या कर्म आखिर आए कहां से हैं? क्या ये हमेशा से हिंदी में ऐसे ही थे? यह एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से हम शब्दों की उत्पत्ति की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तत्सम और तद्भव। बिल्कुल, शब्दों की यात्रा भी इंसानों जैसी होती है। सोचिए, संस्कृत का कोई विद्वान क्षीर शब्द का प्रयोग कर रहा है। सदियों बाद वही शब्द आम लोगों की जुबान पर आते आते ख की आसान ध्वनि लेकर खीर बन जाता है। खीर बन जाता है। ये भाषा का लोकतंत्रीकरण है। तत्सम यानी तत् और सम मतलब उसके समान, जो शब्द संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के आ गए, जैसे सूर्य, कर्म, क्षीर। जी। और तद्भव यानी तत् और भव मतलब उससे उत्पन्न,
जिन्होंने समय के साथ अपना रूप बदल लिया। जैसे सूर्य बन गया सूरज कर्म बन गया काम। और गोमय जैसा शुद्ध शब्द बन गया गोबर। हाँ, हर तद्भव शब्द के पीछे ऐसी ही एक कहानी छिपी है। शब्दों की उत्पत्ति के बाद अब उनके काम पर आते हैं। एक शब्द है प्रेम। यह किस तरह की संज्ञा है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है खुद से पूछना, क्या मैं प्रेम को छू सकता हूँ? नहीं। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब है नहीं। हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिन भी चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो एक भाव या अवस्था है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अच्छा, तो जैसे घृणा, मानवता, मिठास, सुंदरता, ये सब भी भाववाचक संज्ञा हुई? बिल्कुल। भूख, प्यास, ये सब भी। बहुत सहज तरीका ऐसे याद रखने का। अब एक वाक्य देखते हैं जो कारक से जुड़ा है। अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा। इसमें अरे गुलाबो कौन सा कारक है? मुझे तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, वो एक्सक्लेमेशन मार्क, सबसे बड़ा संकेत लगता है। चिन्ह एक बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसके पीछे का भाव। भाव। हाँ, यहाँ किसी को पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, इसलिए ये संबोधन कारक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एकमात्र कारक है जो क्रिया से सीधे नहीं जुड़ता। अच्छा जी, ये वाक्य से थोड़ा अलग खड़ा होकर ध्यान खींचता है। जैसे हम किसी को आवाज देकर पहले अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता पर आते हैं। वाक्य है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? यहाँ क्रिया विशेषण क्या है? यहाँ क्रिया है हो रहे हो। अब सवाल पूछिए, कैसे हो रहे हो? जवाब मिलता है शर्मिंदा। बिल्कुल। ये क्रिया के होने का तरीका, उसकी रीति बता रहा है। इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे अगर मैं कहूं मोहन अचानक आ गया, तो उसके आने का तरीका अचानक था। हाँ, तो वो भी रीतिवाचक है। और अगर हम क्रिया के समय की बात करें, यानी काल की, वाक्य है सुरेश गीत गा रहा था। अपूर्ण भूतकाल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिमाग में एक फिल्म चलाएं। सुरेश गीत गा रहा था। इस वाक्य से आपके दिमाग में एक सीन चलता है जिसमें सुरेश गा रहा है। लेकिन वो सीन कब खत्म हुआ ये हमें नहीं पता। बिल्कुल। क्रिया इन प्रोग्रेस थी, यानी बीते हुए समय में जारी थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए ये अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट है। और इसकी तुलना अगर राम आया से करें? राम आया मतलब सामान्य भूत, क्रिया बस हो गई, खत्म। और राम आया है मतलब आसन्न भूत, यानी क्रिया अभी अभी खत्म हुई है। हमने अभी तत्सम और तद्भव की बात की, लेकिन हमारी भाषा में तो और भी जगहों से शब्द आए हैं। जैसे हमारे पास विकल्प है तालाब, खुद, पेड़, खंड। इनमें से कोई विदेशी शब्द है क्या? जी, इसमें खुद एक अरबी भाषा का शब्द है जो हिंदी में इतना घुल मिल गया है कि अपना ही लगता है। सच में? भाषाएं एक बहती नदी की तरह होती हैं जो अपने रास्ते में आने वाली दूसरी धाराओं से पानी लेती चलती हैं। चमचा तुर्की भाषा से आया है। अरे वाह! और दवा फारसी से। ये शब्द भाषा को और अमीर बनाते हैं। शब्दों के अर्थ की दुनिया भी बड़ी मजेदार है। एक शब्द है आगार। इसका पर्यायवाची क्या होगा? आगार का मतलब है घर, भवन, सदन या निकेतन। ठीक है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छिपी है। एक विकल्प अक्सर धाम दिया जाता है। हाँ, सुनने में राम धाम या चार धाम जैसा लगता है। लेकिन धाम का असल अर्थ धूप या गर्मी होता है, घर नहीं। ये दिखाता है कि पर्यायवाची शब्दों में भी कितनी सटीकता जरूरी है। और विलोम शब्दों का तो कहना ही क्या। सौम्य का उग्र, सौभाग्य का दुर्भाग्य, शत्रु का मित्र और शीत का उष्ण। ये सिर्फ उल्टे शब्द नहीं है, ये हमें दुनिया को दो विपरीत छोरों से देखना सिखाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बहुत जरूरी है। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर हो, उसे क्या कहेंगे? उसे सुग्रीव कहते हैं। सु का अर्थ है सुंदर और ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। रामायण के पात्र का नाम इसी वजह से सुग्रीव था। जी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी कहानी और चरित्र को अपने अंदर समेटे हुए है। और कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनके एक नहीं कई अर्थ होते हैं, जैसे सारंग। सारंग तो ऐसे शब्दों का बादशाह है। इसका अर्थ भौरा भी है, कामदेव भी है और तलवार भी। लेकिन इसका अर्थ ज्योतिषी नहीं होता। नहीं, ऐसे अनेकार्थी शब्द भाषा के समृद्धि का प्रतीक हैं। सही अर्थ समझने के लिए हमें वाक्य के संदर्भ को देखना पड़ता है। चलिए कुछ और दिलचस्प व्याकरणिक नियमों को देखते हैं। एक शब्द है पीतांबर। इसमें कौन सा समास है? पीतांबर का विग्रह है पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र। यहाँ पीत यानी पीला एक विशेषण है और अंबर यानी वस्त्र एक विशेष्य है।
जब विशेषण और विशेष्य का यह संबंध होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। लेकिन पीतांबर का एक और अर्थ विष्णु भी तो होता है। हाँ, होता है, और उस संदर्भ में यह बहुव्रीहि समास बन जाता। हाँ। लेकिन यहाँ दिए गए विकल्पों में कर्मधारय ही सही है। अच्छा, समास के बाद अब वाक्य की शुद्धि पर आते हैं। एक वाक्य है, वह शनिवार के दिन चला गया। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें शब्दों का मतलब अनावश्यक दोहराव है। दोहराव? हाँ, शनिवार खुद ही एक दिन है, तो उसके साथ के दिन लगाना वैसा ही है जैसे कहना गोल वृत्त। अरे हाँ, वृत्त तो गोल ही होता है। बिल्कुल। तो शुद्ध वाक्य होगा, वह शनिवार को चला गया। भाषा हमेशा संक्षिप्तता और स्पष्टता पसंद करती है। और लिंग का प्रयोग। एक वाक्य है, कमला बहुत विद्वान है। क्या ये सही है? नहीं, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों? भाषा में लिंग के आधार पर सटीकता बहुत जरूरी है। नियम के अनुसार पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है और स्त्री के लिए विदुषी का। विदुषी का। तो सही वाक्य होगा, कमला बहुत विदुषी है। आखिर में एक मुहावरा, सफेद झूठ। इसका क्या मतलब है? ये एक बड़ा मजेदार मुहावरा है। इसका मतलब है एक ऐसा झूठ जो पूरी तरह से असत्य हो और साफ साफ नजर आ रहा हो, जिसे अंग्रेजी में ब्लेटेंट लाई कहते हैं। बिल्कुल। सफेद शब्द यहाँ झूठ की बेशर्मी या उसके खुलेपन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अंत में हमारे पास एक गद्यांश है जिसका सार समय प्रबंधन पर है। और इसका संदेश बहुत गहरा है। ये कहता है कि जो समय की कीमत जानता है वो सफल होता है। एक अनुशासित विद्यार्थी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जी, लेकिन इसकी सबसे शक्तिशाली पंक्ति अंत में है। कौन सी? असफलता मिलने पर समय को दोष मत दो, अपने अंदर के दोष ढूंढो। ये तो सिर्फ समय प्रबंधन से आगे जाकर आत्मविश्लेषण की बात हो गई। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक गृह कार्य भी है सुनने वालों के लिए। मुहावरा है, फूंक से पहाड़ उड़ाना। इसके कई मतलब सोचे जा सकते हैं। क्या ये असंभव कार्य करने की कोशिश है, कोई बड़ा काम करना है, या फिर सिर्फ झूठी बातें करना? हाँ, ये सोचने के लिए एक अच्छी पहेली है। गद्यांश की वो अंतिम पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। समय को बुरा मत कहो, खुद को बुरा कहो, अपनी कमियों को सुधारो। हाँ, यह हमें एक बुनियादी सवाल के सामने खड़ा करता है किस तरह का सवाल? कि हम अपनी सफलताओं और असफलताओं का श्रेय या दोष कितनी आसानी से बाहरी कारकों पर डाल देते हैं। जैसे समय, किस्मत या हालात। बिल्कुल। और कितनी ईमानदारी से हम अपनी तैयारी, अपने अनुशासन और अपनी कमियों की जिम्मेदारी लेते हैं। और इसी विचार के साथ हिंदी व्याकरण और शब्दावली की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमने देखा कि भाषा सिर्फ नियमों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत और तार्किक व्यवस्था है। उम्मीद है कि ये चर्चा तैयारी को एक नई दिशा देगी। याद रखिए, भाषा को नियमों से ज्यादा उसके तर्क से समझिए, तो वो हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।